स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद अब 24,942 है। मरने वालों का आंकड़ा 779 है। 24 घंटों में कोरोना की वजह से 57 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 5,209 कोरोना पेशेंट्स ठीक भी हो चुके हैं। और अभी मुंबई से नया अपडेट आया, यहां 281 नए मरीज मिले हैं, जबकि आज 12 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 7,000 पहुंच रही है और अकेले मुंबई में ही कोरोना के केस 5,000 होने वाले हैं। दिल्ली में मरीजों की संख्या 2,500 पार कर चुकी है और कोरोना से इस जंग में प्रधानमंत्री और उनकी टीम इंडिया जी जान से जुटी हुई है। परसों सुबह नरेंद्र मोदी देश के 30 मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर रूबरू होंगे और इस मुलाकात में लॉकडाउन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया जाएगा। 3 मई के बाद कोरोना के खिलाफ देश की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी इसी बैठक में तय होगा। तीन मई के बाद क्या होगा? लॉकडाउन लॉक होगा या अनलॉक? पीएम सीएम की मीटिंग में क्या फैसला होगा? ये वो 3 सवाल हैं जो देश के 130 करोड़ लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन पीएम ने होमवर्क कर लिया है और मुख्यमंत्रियों का भी होमवर्क रेडी है। इन सवालों का जवाब सोमवार को मिलेगा, जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर देश के मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 होंगे। प्रधानमंत्री की इस मीटिंग का पूरा सेटअप कैसा होगा और आगे का प्लान ऑफ एक्शन कैसा होगा, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल और सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने दी है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इस हॉटलाइन मीटिंग में क्या होने वाला है, उसे जानने से पहले कैसे और कहां होगा पीएम सीएम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जरा उसका सेटअप समझ लीजिए। दिल्ली के 7 नंबर रेसकोर्स रोड पर प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसे अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। 1 नंबर, 3, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 और 11 प्रधानमंत्री एक बंगले में रहते हैं। 5 नंबर बंगला में प्रधानमंत्री रहते हैं। 7 नंबर बंगला ही प्रधानमंत्री का ऑफिस है, जिसका नाम पंचवटी है, जहां उनका हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम है। कोरोना काल में यही जगह मेन पॉइंट है, जहां से प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर रोज का अपडेट लेते हैं और सारे फैसले यहीं से कर रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री के रूटीन में कोई फर्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, फिजिकली लोगों से नहीं मिलते हैं, हर रोज की तरह रेगुलर मीटिंग करते हैं। सारी मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम से ही हो रही है। पहले डेली अपॉइंटमेंट होता था, अब वीडियो अपॉइंटमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एक टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व किया गया है। और पंचवटी जो प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से बात कर रहे हैं, कभी पंचायत प्रधान के साथ बात कर रहे हैं, कभी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे बहुत आनंद मिल रहा है ऐसे बातचीत करने में। देखिए, इस संकट में भी ही इज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इतना एक्टिव है, बातचीत जैसे कर रहे हैं। और अभी सोमवार होने वाला जो चीफ मिनिस्टर के मीटिंग इसी जगह पंचवटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाते प्रधानमंत्री करेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी चल रहा है। 7 लोक कल्याण मार्ग के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर 100 लोगों से बातचीत करने की सुविधा है। स्क्रीन पर जिससे बात करनी है उसकी तस्वीर आ जाती है, जिसे प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई रुकावट ना हो, लाइव में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ऑडियो वीडियो एकदम फाइन हो, इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटी चेक की जाती है। फिर इसका कई बार रिहर्सल किया जाता है, जिसे सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर भास्कर खोरबे खुद चेक करते हैं। सोमवार को पीएम दफ्तर के भीतर कॉन्फ्रेंस रूम का मंजर कुछ ऐसा ही होगा। जब प्रधानमंत्री ने सरपंचों से बात की थी, लेकिन इस स्क्रीन पर तस्वीरें बदल जाएंगी। सूबों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉल पर होंगे और उनके सामने इस चेयर पर प्रधानमंत्री होंगे, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला 3 मई के बाद लॉकडाउन पर होगा।
पूरी देश की निगाह अभी सोमवार की बैठक, चीफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री जी के बैठक में क्या होने वाला है उसी के ऊपर सबका ध्यान है। अभी प्रधानमंत्री क्या करेंगे? लगता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रहा है। क्या लॉकडाउन जो है वो पार्शियली विड्रॉ होगा या नहीं होगा? अभी सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी का जो फिलॉसफी है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आर्थिक नुकसान ना हो और साथ साथ हमारे जो सोशल सेपरेशन जो है वो नीति जो है वो भी सफलता के साथ एक्शन लिया जाए। मुश्किल यह है कि लॉकडाउन के बाद ज्यादातर राज्यों की कमाई रुक गई है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है। राजस्व संग्रह न होने की वजह से खजाना खाली होने की कगार पर है। राज्यों की इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के सामने कई और मुद्दों पर मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। मसलन इकोनॉमी ठीक करने के लिए फंडिंग मिले, राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की डिमांड, ग्रीन जोन को लॉकडाउन मुक्त किया जाए, खेती और इंडस्ट्री से जुड़ी चीजों में राहत, सुरक्षित जोन में फैक्ट्रियां चलाने की छूट, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाना, कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाने का मुद्दा, राजस्व वृद्धि के लिए लेकर शॉप खोली जाए। लॉकडाउन में इकोनॉमी बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री इसे जानते हैं, लिहाजा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के सामने होंगे तो इस प्रॉब्लम का समाधान उनके दिमाग में होगा। लेकिन लेकर शॉप खुलवाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का संदेश क्लियर है। प्रधानमंत्री सख्त है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। देखिए, पंजाब सरकार ने कहा था कि दारू के ऊपर जो अभी इस समय जो बार है वो हटा दीजिए और पैसा आएगा, एक्साइज ड्यूटी आता है और लोग भी चाहते हैं। लेकिन मोदी जी और होम मिनिस्ट्री इनकार किया, क्योंकि अभी इस समय बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, इससे आप मान के चलिए कि सोमवार की जो बैठक है उसमें भी प्रधानमंत्री यही डायरेक्शन में, मुख्यमंत्री जितने मुख्यमंत्री जो भी कहे डायरेक्शन यही होगा। कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा कितना बड़ा है उसे इन आंकड़ों से समझ लीजिए। पूरे देश के करीब 50,000 छात्र कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग की वजह से फंस गए थे। राज्यों पर अभिभावकों का बड़ा दबाव था, जिसमें सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 बसों से छात्रों की वापसी कराई, जिसके बाद दूसरे राज्यों पर भी दबाव बढ़ गया। राजस्थान सरकार से अपील की गई कि राज्यों ने बच्चों को सरकारी बसों से वापस लाने का इंतजाम किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 12,500, मध्य प्रदेश के 2,800, गुजरात के 350 और दादर एवं नागर हवेली के 50 बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार कोटा संभाग के अन्य जिलों के 2,200 बच्चों को भी सकुशल उनके घर पहुंचाया गया है। हरियाणा के 1,000, असम के 400 और राजस्थान के विभिन्न जिलों के 1,500 बच्चे अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 बच्चों के लिए 75 एसी बस कोटा भेजी है। एक सरकारी बयान के मुताबिक कई राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं, जिनका रुकना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बिहार के करीब 11,000, झारखंड के 3,000, पश्चिम बंगाल में 2,500 बच्चे, महाराष्ट्र के 1,800 एवं ओडिशा के करीब 1,000 बच्चे कोटा में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर से बच्चों की सकुशल वापसी के लिए बात की जा रही है। सोमवार को मीटिंग में मुख्यमंत्री बच्चों की वापसी का मुद्दा भी होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के लिए दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की है। उनकी वापसी का मुद्दा भी मुख्यमंत्रियों के एजेंडे में हो सकता है। हालांकि कई राज्यों ने सशर्त मजदूरों को बुलाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं, जिसमें यूपी और एमपी सरकार मजदूरों को वापस लाएगी। सकुशल वापसी के लिए एसी बसों का इंतजाम किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों की वापसी होगी। दूसरे राज्यों में फंसे हैं अलग अलग राज्यों के मजदूर। हॉटस्पॉट में फंसे मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सबसे अहम चर्चा राज्यों की कोरोना रिपोर्ट पर होगी। मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की कोरोना रिपोर्ट प्रधानमंत्री को बताएंगे, जिसमें संक्रमण का ना थमना बड़ी चुनौती, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और इलाज कैसे हो, लोगों के अंदर विश्वास और जागरूकता पैदा करना, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो, रमजान में कोरोना को लेकर दिशा निर्देश क्या होंगे, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज पर निर्देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्लाज्मा थेरेपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठेंगे, जिसमें उन्होंने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा तकनीक के पॉजिटिव रिजल्ट की बात कही है। अब
अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से क्या कहेंगे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के लिए ये मीटिंग चुनौतीपूर्ण होगी। मसलन पिछली बार सीएम के साथ पीएम की मीटिंग में सभी राज्य एक सुर से लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमत थे। इस बार वैसी सहमति नहीं है। कई राज्य और छूट चाहते हैं तो कई सख्ती के पक्षधर हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था। पीएम राज्यों के डिमांड और फीडबैक के आगे का रोड मैप बनाएंगे। ट्रेन और वायु सेवा पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कुछ राज्य सावधानी और शर्तों के साथ कुछ परिचालन के पक्ष में, लेकिन अभी तक कोई प्रोटोकॉल तय नहीं हो पाया है। हॉटस्पॉट शहरों से कोई आवागमन में छूट अभी नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहने की संभावना। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्रीन जिलों में और छूट। हालात का आकलन करके गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन मॉल नहीं। शहरी इलाकों में जो अलग थलग दुकानें हैं या आस पड़ोस की दुकानें हैं वो खोली जा सकेंगी, या फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की जो दुकानें हैं वो खोली जा सकेंगी। लेकिन शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सैलून, ब्यूटी पार्लर या लीकर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 27 तारीख को पीएम मोदी जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो इस पर और ज्यादा विचार विमर्श होगा, जिसमें पीएम मोदी सुनेंगे मुख्यमंत्रियों की ज्यादा, खुद अपनी राय कम देंगे। 27 की बैठक बाद पीएम मोदी तमाम दूसरे मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करके अंतिम फैसला लेंगे कि 3 मई के बाद आखिर क्या कुछ होना है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में एक बड़ा मसला रहेगा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा का। पिछले दिनों जब डॉक्टर्स पे हमला हुआ तो पीएम मोदी बेहद संजीदा उठे। उन्होंने खुद गृह मंत्री से कहा कि डॉक्टर से बात करें और उसके बाद कानून भी लाया गया। प्रधानमंत्री के बिहाफ पर अमित शाह ने बात की और डॉक्टरों की नाराजगी दूर हुई। मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई और कानून बनाया जिसमें डॉक्टरों पर हमला करने वालों को 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया। 8 जनवरी को WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। उसी दिन से प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर एक्टिव हैं, जिसका नतीजा है कि लॉकडाउन के 1 महीने बाद कोरोना की रफ्तार थमी है। वो हालात नहीं है जो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के हैं। कैसे हुआ ये सब? इसकी वजह है प्रधानमंत्री का कोरोना मैकेनिज्म जो एकदम सॉलिड है। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी पहले दिन से ही बेहद सक्रिय थे। WHO द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किए जाने के बाद पीएम मोदी ये जान चुके थे कि जिस वायरस ने चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे जगहों पे इतना ज्यादा कहर बरपाया है, अगर भारत में उसकी बड़े पैमाने पर एंट्री हो गई तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीएम मोदी सुपर एक्टिव हो उठे। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, कृषि, ऐसे तमाम मंत्रालयों के मंत्रियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिया, उनसे प्रेजेंटेशन मंगाया, एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन किया कि अभी क्या हालात है, आगे क्या हो सकता है, उसके लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए, और उसके बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। दुनिया भर के साइंटिफिक डेवलपमेंट पर पीएम की लगातार नजर थी। उसी दौरान WHO की तरफ से मास्क पर एक बयान आया जिसमें मास्क को हर किसी के लिए जरूरी नहीं बताया गया था। प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मास्क को लेकर बड़ा फैसला किया। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेस कवर जरूर पहने। और मैं ये भी बताता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए और निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी। वायरस की एंट्री की हर गुंजाइश को खत्म कर देना चाहते थे मोदी। उसी दिन अमेरिका ने भी इस फैसले को लागू किया। तब यूएसए में 2.5 लाख मामले थे और इंडिया में महज 3,000 मामले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को ये बताने में कामयाब हो चुके थे कि कोरोना की जंग सिर्फ सरकार के फैसलों से नहीं जीती जा सकती। देश के 130 करोड़ लोगों को सरकार के फैसलों के साथ कदम ताल कर चलना होगा, उससे मानना होगा। इसलिए पीएम मोदी ने सबसे पहले देश के लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार किया। चाहे ताली और थाली बजाने का मसला हो या फिर दीपक जलाने का,
ये सारी कवायद इसलिए की ताकि देश का हर व्यक्ति इस बीमारी को लेकर जागरूक हो सके और लड़ने को तैयार हो जाए। इसके साथ साथ एक बड़ी बात थी वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों को भी मदद करना अपने देश के लोगों को बचाने के साथ साथ। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ने एक बड़ा अवसर दिया भारत को दुनिया के दूसरे देशों की मदद करने के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में साइंटिफिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद पीएम सक्रिय हो उठे, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा 70 से 80% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का प्रोडक्शन करता है। पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ लगी तो प्रधानमंत्री ने अपने देश के साथ साथ जरूरतमंद देशों में भी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 40 देशों को भेजी दवा। अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, बहरीन, ब्राजील, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, मॉरिशस और डोमिनिकन। मुश्किल समय में सामने आकर भारत ने पूरे विश्व में एक पॉजिटिव संदेश दिया, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा कूटनीतिक फायदा मिलेगा। कोरोना बीमारी की वैक्सीन और दवा की तलाश में दुनिया के कई देश जुटे हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में दुनिया के कई देश भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। पीएम मोदी खुद उस पूरे मामले को लेकर लगातार पैनी निगाह बनाए हुए हैं। पीएम मोदी को अपने युवाओं और वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को निर्देश देने के साथ साथ दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके सीधे कहा कि इस बीमारी का जल्द से जल्द वैक्सीन ढूंढने के लिए रिसर्च और इनोवेशन पे जोर दिया जाए। पीएम ने दवा कंपनियों और वैज्ञानिकों से अपील की कि सिर्फ देश को नहीं, पूरी दुनिया को इस बीमारी से बचाना है, जिसमें हिंदुस्तान कैसे बड़े रोल में सामने आए, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। कैसे जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन डेवलप की जा सकती है, इस पर प्रयास करें। किट, पीपीई, मेडिकल सामानों में आत्मनिर्भर बनने की कवायद की जाए। देश में उपयोगी स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता और आयात सुनिश्चित किया जाए। देश में गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, आयात में भी क्वालिटी का ध्यान। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग शर्तों में बदलाव किया गया। कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर पीएम मोदी एकदम फोकस्ड हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। उन्हें पता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए सबका सहयोग चाहिए और सभी क्षेत्रों का साथ चाहिए, जिसके लिए एक विस्तृत प्लानिंग की जरूरत थी। इसके लिए पीएम मोदी ने एक बहुत ही विशाल पैमाने पर सिस्टम तैयार किया, जिसमें दुनिया के दूसरे देशों के अनुभव के साथ साथ दूसरे लोगों के अनुभव और राय को भी तरजीह दी गई। कोरोना के इस खतरनाक माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी था रियलिटी का पता लगाना। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है। देश भर के 100 वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके पीएम फीडबैक और आशीर्वाद ले रहे हैं। रोज लोगों से बात कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम के अलावा आम लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश है। पीएम को जैसे ही ये लगा कि देश के लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम और शंकाएं हो सकती हैं, कोविड सेवा नाम से प्लेटफॉर्म शुरू कर उनकी शंकाओं के समाधान का निर्देश दिया। आरोग्य सेतु ऐप पर भी लगातार जोर दिया गया। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री एकदम गंभीर हैं। राज्यों को अपनी अपनी कोरोना रिपोर्ट की सही जानकारी केंद्र को देनी होगी। इसके लिए भी एक फुल प्रूफ फॉर्मूला बनाया गया, जिसमें सभी राज्यों को कोरोना की रिपोर्ट की जानकारी एकदम सही देनी है। इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप बनाया गया। विशेष समस्या वाले राज्यों पर फोकस। कोरोना की प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी गई। पश्चिम बंगाल पर कोरोना रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की इस पहल का विरोध किया। बावजूद इसके केंद्र ने राज्यों के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। घर ही नहीं, मोदी सरकार बाहर के मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ रही है। जो लोग सरकार के कदम पर सवालिया निशान लगाते हैं, उन्हें ये जानना जरूरी है कि कैसे जब चीन ने कोरोना काल में भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण की चाल चली, तो मोदी सरकार ने कैसे नाकाम किया। घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रोएक्टिव हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को बचाने के लिए भी ये सक्रिय हैं। उनकी इसी सक्रियता के चलते दुनिया के एक सर्वे में बाकी दूसरे नेताओं की तुलना में उन्हें सर्वोच्च रेटिंग दी गई। दुनिया भर में उनके प्रयास को सराहा जा रहा है। कोरोना महामारी की रफ्तार भारत में कम भी हुई है, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुई है और चुनौती बरकरार है। इस लड़ाई को तभी जीता जा सकता है जब सरकार के निर्देशों का